सुपरवाइजर तो हमारा काफी है ना, बंदा है अच्छा लड़का है। I have to repeat the same topic, that is the topic of 30th April. So just look at the things, because on that particular day, due to some technical problem, the things were not clear. So just repetition of the same topic is there. The students just look at your pencils or pens or your registers. You should be able to look at each and every point in a very sincere way. So again, the topic is not making activity. Before that, I would like to highlight the types of comprehension passages. Should able to look at the things. Passages are of 3 types. बेटा 3 टाइप के पैसेजेस होते हैं, चाहे वो ये नोट मेकिंग एक्टिविटी का हो या क्वेश्चन आंसर वाला हो. यू शुड बी एबल टू गेट क्लियर पिक ऑफ दैट. तो फर्स्ट टाइप जो होती है वो होती है फैक्चुअल. दैट इज फैक्चुअल. फैक्चुअल क्या होता है? इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स. तो जेन्युइन रिपोर्ट्स होती है, जेन्युइन फैक्ट्स होते हैं. इस पे अगर कोई पैसेज होता है that will be called factual. Second type I had already told you on that particular day also. Second was discursive. So discursive क्या होता है? It is based upon opinion. आर्गुमेंटेटिव होता है या पर्सुएसिव होता है, जिसमें हमारा ओपिनियन होता है, डिबेट डिक्लेरेशन का कोई टॉपिक होता है. व्हाइल व्यूज आर डिस्कस्ड, उस पैसेज को हम बेटा डिस्कर्सिव बोलेंगे. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज लिटरेरी पैसेज. तो लिटरेरी पैसेज की तो हम सबको नॉलेज है ही है, जो हम हमारे पेपर में आते हैं, हमारे बुक में से, पोइट्री में से हो, चाहे वो हमारे बुक में जो एक्सट्रैक्ट हो, दैट इज कॉल्ड लिटरेरी. स्टोरीज में से जो लिए जाते हैं, स्टोरीज का दूसरा नाम होता है फिक्शन. तो that will be called literary passages. जो हमारी सीबीएसई हमें ये अनसीन पैसेजेस के अलावा जो हमारे सेक्शन सी में होता है, जो लिटरेचर में होता है, these are called literary passages, जो फिक्शन में से लिए जाते हैं. I think these 3 types of comprehension passages are very clear to you people. Now just look at the basic. But today again we have to start the same topic, that is note making activity. So what is it? बेटा मैंने आपको हर बार बताती हूँ, कोई भी टॉपिक हम चाहे वो रिपीट करते हैं या हम स्टार्ट करते हैं, I always instruct you people to look at what, when, why, how. Then I think things will be very easy for you people. तो यहाँ पे हमें नोट मेकिंग क्या होता है पहले उसको समझिए. आपको आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया होगा कि पैसेज आता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपका सीबीएसई का, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं और सिर्फ उसके 2 क्वेश्चंस होते हैं. एक तो होता है जस्ट मेक नोट्स एंड सेकंड क्वेश्चन इज समराइज द पैसेज, राइट द समरी. तो उसके 8 मार्क्स होते हैं. तो हमें कैसे डिजाइन करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक द थिंग्स इन अ वेरी नेगेटिव वे, या उनका लेवल बन नहीं पाता, क्योंकि दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. इसके लिए हमें रूल रेगुलेशन से अवेयर होना और प्रैक्टिस इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी. तो नाउ लुक एट द पॉइंट अगेन. नोट मेकिंग होता है जब हम पैसेज को नोट में कन्वर्ट करते हैं. नोट्स में यू विल गेट इन डिटेल की मेन पॉइंट्स, sub points, and sometimes sub points are also there. I'm just giving you the brief of what I'm going to discuss today. तो उसको नोट्स बोला जाता है. जब चाहे पैसेज कितना भी बड़ा हो, हम उसको 4 या 5 मेन पॉइंट्स में कन्वर्ट करके we will be able to look at sub points and sub points so that we should be clear about the text. तो अब ये होता क्या है आपको क्लियर हो चुका है. अब ये क्यों, why we look at this particular activity. माना कि सीबीएसई ने हमें मार्क्स के लिए दिया हुआ है, बट दैट इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी. ये सारी जिंदगी ये एक्टिविटी हमारे साथ है. वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स कि क्यों इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले हमें क्यों पे थिंग्स कैन बी क्लियर. देखिए, इट इज वेरी इजी टू रिवाइज एंड री-रिवाइज योर
topic, any topic of examination, if you look at this particular activity. अगर बेटा पेपर की तैयारी करने के बाद रात को पूरा रिवाइज करके सोते हो, सुबह 5 o'clock उठ के 5 to 7 अगर पूरा सिलेबस भी रिवाइज करना चाहो, you can be able to revise by using this activity. क्योंकि हर चैप्टर को हम नोट्स में कन्वर्ट करते हैं, that will be very convenient for us. यानी स्टूडेंट्स के लिए this is very important activity. Next step is it's very easy to make the text easy. किसी भी टेक्स्ट को इजी बनाने के लिए that is a very useful activity. और उसको शॉर्टन करने के लिए किसी टेक्स्ट को हम छोटा कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी जाते हैं, उसमें हमें कुछ मैगजीन में से कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है, we will have to design it in the form of notes. तो वो लाइफ लॉन्ग तक ये प्रोसेस रहता है और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. और इस इम्पोर्टेंस सबको क्लियर हो गया होगा. स्टूडेंट्स मार्क्स के अलावा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस. देन आई थिंक व्हाट एंड व्हाई इज क्लियर कि क्यों करें. मार्क्स लेना ठीक है, सीबीएसई गिव्स 8 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के जो सीबीएसई होती है वो उनका जो सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंगली 8 मार्क्स आर गिवन फॉर दिस क्वेश्चन. तो उसके अलावा मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दिया. नाउ लुक एट हाउ टू मेक नोट्स, कि कैसे हमने इसको नोट्स बनाने हैं कि ताकि हमें कल को कोई कंफ्यूजन ना रहे. वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स. ये क्राइटेरिया होता है, ये हमारा एक पॉइंट होता है. सबसे पहले हमें क्या उसका देखना होता है, टाइटल. जो पहला स्टेप है नोट मेकिंग एक्टिविटी का, दैट इज टाइटल. ये नहीं कि मैंने पढ़ा एक रीडिंग के बाद मैंने टाइटल डिसाइड कर दिया, नो. तो उस टाइटल को डिसाइड करने के लिए मुझे पूरे पैसेज को एनालाइज करना पड़ेगा. हर वर्ड के कॉज, हर वर्ड को देखना पड़ेगा, कॉज और इफेक्ट, हर रीजनिंग पार्ट पूरी यूज करके आई विल रीड द थिंग. तो इसके लिए कम से कम आई विल हैव टू रीड इट थ्राइस. तो तभी मेरे पास क्लियर पॉइंट होगा कि क्या इसका जो टाइटल होता है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज और द मेन थीम ऑफ द पैसेज. तो हमें ब्लाइंडली इसको नहीं लिखना. मैंने उस दिन भी ये कोटेशन किया था कि well done is half well begun is half done. जो हम कोई चीज अच्छे तरीके से शुरू करते हैं तो समझ लो कि हमारा 90% जो क्राइटेरिया है दैट इज क्लियर. तो आपको टाइटल डिजाइन करते वक्त यू शुड बी वेरी कॉशियस. जरूरी नहीं यू विल हैव टू लुक एट द टाइटल. उसके लिए समटाइम्स यू हैव टू लुक एट द थिंग. पूरे मेन पॉइंट्स लिखने के बाद केवल हमारे वो वी आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट द टाइटल. डोंट बी इन अ हरी टू राइट द टाइटल. आपको क्लियर नहीं भी हुआ 3 रीडिंग के बाद, आप स्पेस छोड़ दो. चाहे अपनी डिजाइनिंग आपकी सब पॉइंट्स की मेन सब पॉइंट्स की या सब पॉइंट्स की हो भी रही है, शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. तो इसको कैसे लिखा जाए, अब टाइटल लिखते हैं. टाइटल बता दिया, जो हेडिंग उसको प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद ये नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट कॉर्नर में लेवल. आप जो टाइटल होगा वो यू शुड बी एबल टू हाईलाइट द टाइटल इन बिट. देखना है कि इधर भी और इधर भी स्पेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम. तो आपको जो टाइटल हाईलाइट करना है वो you can use capital letters also or that should be double to your handwriting also. अगर हम कैपिटल लेटर यूज नहीं कर रहे, मिक्स लेटर यूज कर रहे हैं, तो हमारा हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट शुड बी इन कैपिटल विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल. तो इसके लिए मैक्सिमम हमें 4 वर्ड्स यूज करने हैं, इससे ज्यादा नहीं. तो यू शुड बी क्लियर. अगर 2 और 3 वर्ड्स में भी हमारा टाइटल डिसाइड हो जाता है, इट विल बी गुड. तो शुड बी एबल टू लुक एट द थिंग्स. यानी इसके नोट कर लो पॉइंट, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए कि टाइटल डिसाइड करने से पहले वी शुड बी वेरी कॉशियस एंड वी शुड बी एबल टू लुक एट द पैसेज. वी शुड बी एबल टू एनालाइज द cause and effect of the points given in the passage. Then the things will be very clear. So now look at the next step. So
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक एट द मेन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। तो हमें टाइटल डिसाइड करना था ना, अब जो दूसरी एक्टिविटी होती है हमें उसके मेन पॉइंट और सब पॉइंट्स डिजाइन करना होता है, जो हमारे पास पैसेज होता है। अब पैराग्राफ वाइज वी हैव टू रीड एंड रीरीड द थिंग। मैंने ऑलरेडी बताया स्टेप 1 रिक्वायर्स 3 रीडिंग, स्टेप 2 रिक्वायर्स, मैंने पेंसिल को अंडरलाइन जब पेंसिल से करना है मैं बहुत कॉशियसली करूंगी कि मैं एस बी लिख लूंगी, सब पॉइंट पे एस पी लिख लूंगी और जो मेन पॉइंट पे आई विल राइट एम पी, ताकि जब भी आई विल बी एबल टू लुक एट द थिंग्स इन अ वेरी सीरियस ऑर्डर, कि जब भी मैं ये ना रफ ड्राफ्ट बना रही हूँ नोट मेकिंग का, यानी तुम जब रफ ड्राफ्ट बनाओगे यूज पेंसिल एंड यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द थिंग्स कि ये पैसेज है, इसका ये मेन पॉइंट बनता है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली। समटाइम्स वी हैव टू कंबाइन 2 पैराग्राफ्स आल्सो, क्योंकि जो हमारे मेन पॉइंट है मैक्सिमम 3 और 4 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज नोट मेकिंग एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ नोट मेकिंग एक्टिविटी। और जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं दैट शुड बी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द बेसिक रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग एंड तो आगे हमने बढ़ना है, यानी हमें 3 जो पॉइंट्स है डिसाइड करना है, जो हमारी सेकंड एक्टिविटी होगी टाइटल के बाद। वी हैव टू लुक एट मेन पॉइंट, सब पॉइंट्स। Sometimes the paragraphs are very big, sub points can also be designed out of that. So how to look at the things, reading हुआ and we are able to look at we can use the pencil, उस paragraph के आगे हमें पेंसिल से मेंशन कर देना कि हाँ this is the main point of this paragraph. So that can be very easy for us to look at the thing. और मेन पॉइंट्स के साथ जब हम रीडिंग करते हैं we are able to just look at the sub points also. And if that any particular paragraph is with sub points, that can also be highlighted. हमें सिर्फ पेंसिल से मार्क कर देना है, मार्क करने के साथ एक राइट कॉर्नर में लिख देना है पेंसिल से कि हाँ ये मेन पॉइंट इसका बनता है, सब पॉइंट्स कैन बी अंडरलाइंड। उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, शायद वो बाद में लिखेंगे, ये हमारा रफ ड्राफ्ट बन रहा है। तो उसके बाद में जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट से पहले वी हैव टू चेक एंड रीचेक द थिंग। 5 readings are required. Not less than 5 reading will be. I think we possess no right to look at the thing कि 1 reading के बाद हमें उसको decide कर देना कि these are the main points or sub points. So sometimes it requires 5 to 6 readings. 5 का minimum है, 6 reading तो that can be done. Depends upon our level of understanding the things. Look at, अब मुझे डिजाइनिंग करना है इसको, मैं डिजाइन कैसे करूंगी, क्योंकि मैंने मेन पॉइंट अपने आई हैव डिजाइन्ड मेन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स इन अ रफ वे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इंडेंटिंग प्रोसेस का बहुत वैल्यू है। इंडेंटिंग क्या होता है आई विल लेट यू नो। उस दिन भी मैंने बताया था, जो बच्चे सुन रहे थे, टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे एक मार्जिन लाइन होती है आपकी आंसर शीट में। ये सपोज आंसर शीट का पेज नंबर 1 है, ये फॉर्मेटिंग इसकी करने की जरूरत नहीं होती, बट वी हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर लाइन कि लेफ्ट साइड में लाइन ड्रॉ की हुई है या नहीं। इफ इट इज ड्रॉन इट इज ओके, अदरवाइज इट इज आवर सीरियस रिस्पांसिबिलिटी टू ड्रॉ द लाइन। जो मैं अपना मेन पॉइंट स्टार्ट करूंगी, आई हैव टू लुक एट हेडिंग। मैं यहाँ पे सेंटर में लिखूंगी। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग द टाइटल और हेडिंग ऑफ नोट मेकिंग और द पैसेज। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू लुक एट मेन पॉइंट। सपोज नंबर 1 हमारा मेन पॉइंट, वी हैव टू लुक एट द थिंग। यहाँ हमने बनाया, इसको हमने बहुत कॉशियसली बनाना है। इसके लिए सिर्फ फ्रेजेस यूज होंगे, नेवर यूज सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज तो कभी नहीं करना जब हम ये, चाहे वो हम मेन पॉइंट बना रहे हैं, चाहे हम सब पॉइंट्स बना रहे हैं। जस्ट never use any helping verb for that. अब न्यूज़पेपर, you might be in the practice of reading the newspaper, तो न्यूज़पेपर में जो से हेडिंग दिया होता है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जो मेन हेडिंग होता है। You have to look at the things in that particular order. उसके बाद ना कोई फुल स्टॉप होगा, ना कोई shouldn't be able to look at any punctuation mark जब आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो। तो अब मैंने ये बना दिया, मैं आपको इंडेंटिंग बता रही हूँ कि इंडेंटिंग क्या होता है। INDENTING। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये मेरा मेन पॉइंट हुआ।
अब मैंने उसका सब पॉइंट, ये जो मैंने ये लाइन है ना, ये जो मैंने गैप छोड़ा है, इसके नीचे 1.1 लिख दूंगी। 1.2 भी बिल्कुल पैरेलल आएगा, क्योंकि उसके जो सब पॉइंट हो गए 1.1, 1.2, मे बी 1.3 ऑल्सो। ये नहीं कि यहाँ पे हमने 1 लिखा, उसके बाद 1.1 भी यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, दैट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग। मुझे ये लाइन देखना है कि मैंने ये लाइन ले लिया है, तो मेरे लिए नीचे आना चाहिए। तो अब सपोज मैंने सेकंड स्टार्ट किया, सेकंड मेन पॉइंट बिल्कुल इसके नीचे आएगा जहां मैंने 1 लिखा था, और उसके बाद उसका जो मेन पॉइंट लिखा जाएगा बिल्कुल पैरेलल नीचे, और उसके बाद इसके जब मैं सब पॉइंट बनाऊंगी 2.1, 2.2, मे बी 2.3, तो बिल्कुल 1.1 बिल्कुल सिमेट्री होनी चाहिए। ये देखिए टेढ़े मेढ़े हम कर रहे हैं, इसको इंडेंटिंग कहा जाता है। अगर हम इंडेंटिंग के बिना ये एक्टिविटी करेंगे तो वी विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एनीवेयर। तो मार्जिन शुड बी एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया कि मेन पॉइंट के नीचे, चाहे इसका 3 आता है, 4 आता है, 5, 4 से ज्यादा, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नेवर यूज मोर देन 4 मेन पॉइंट्स। तो ये इंडेंटिंग प्रोसेस आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। एक और इसमें मैं कुछ इन एडिशन देना चाहूंगी, you should note down the things। बेटा कॉन्सेप्ट होगा तो आपकी क्वालिफिकेशन होगा, नहीं तो देयर इज नो यूज ऑफ एनी क्वालिफिकेशन। तो कोई नहीं कहेगा कि तुम्हें ये एक्टिविटी अगर डीप लेवल पे नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, यू कैन नेवर एवर बी एबल टू लुक एट द थिंग। I think there is no need of repeating this point time and again. I have repeated it many times. अब suppose मैं 3 पॉइंट बिल्कुल उसी के नीचे जो मैंने इंडेंटिंग बताया था लिखती हूँ, तो ये उसके हिसाब से इसका मेन पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने 3.1 इसके नीचे लिखा, 3.2 लिखा। अब ये थोड़ा पैराग्राफ जो है वो बड़ा है, उसके लिए मुझे सब पॉइंट भी डिजाइन करने पड़ेंगे। जब मैं सब पॉइंट डिजाइन करूंगी तो मुझे यहाँ पे सब पॉइंट अलग से, और जो मैं उसका सपोज 3.1.1 लिखना है, तो बिल्कुल ये भी सिमेट्री में होगा, यानी स्टेयर में होगा। तो ताकि द थिंग्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर, इंडेंटिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो सपोज उसका सेकंड सब पॉइंट भी है 3.2.2, तो ये बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, ये नहीं कि इसको हमने यहाँ लाइन के साथ कर दिया। आई थिंक दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया इज क्रिस्टल क्लियर कि इंडेंटिंग होता है। तो इसके बिना अगर हम नोट मेकिंग एक्टिविटी करते हैं, वी विल नॉट बी एबल टू गेट रिकॉग्निशन एनीवेयर। तो नेक्स्ट स्टेप इज, अब क्या प्रोसीजर होता है। ऑलरेडी मैंने रफ पॉइंट्स आपने बनाया, तो उसको बहुत रीडिंग करके यू माइट हैव डिजाइन रफ पॉइंट्स। 3 पैसेजेस ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ होमवर्क के लिए, एक की मैंने आंसर की भी आपको भेज दी, लेकिन 2 की मैंने नहीं भेजी। आई एम वेटिंग दैट यू शुड बी एबल टू गेट द नॉलेज बाय योर ओन। स्टिल आई विल सेंड द थिंग्स बिकॉज यू आर वेरी न्यू टू दिस एक्टिविटी, तो उसकी भी मैं आंसर की आपको जरूर भेजूंगी। बट टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आंसर की से पहले देखना कि कॉन्सेप्ट है मेरे पास। तो अब चलिए हमें मेन पॉइंट को कैसे हाईलाइट करना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया इंडेंटिंग प्रोसेस के थ्रू। अब मैंने 1 है, यहाँ मैंने मेन पॉइंट बनाना, ये मेरी हैंडराइटिंग, यहाँ पे जो मैंने टाइटल लिखा था उससे थोड़ा मेरा कम बोल्ड लेटर होना चाहिए, लेकिन इट शुड बी इन बोल्ड। इसका हमें क्या होता है, इसका भी फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल होगा, इसमें कंजक्शन, प्रेपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब तो आएंगे ही नहीं, और ये इट विल बी विदाउट एनी फुल स्टॉप, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क। यू शुड टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये डिजाइन, और एक बात और अभी एब्रीविएशन की नॉलेज दूंगी कि इसमें आपने कभी भी एब्रीविएशन यूज नहीं करना, जो भी होगा। You possess no right to use any abbreviation. अभी I will introduce abbreviation also. उस दिन भी मैंने बताया था, but I will make it clear today also. तो अब मैंने इसको सब पॉइंट में जो मेन मैंने पॉइंट बनाया था, उसी के बेस पे जो रफली मैंने डिजाइन किए हुए हैं अपने जो सब पॉइंट्स, आई हैव टू जस्ट मेक इट फेयर कि कोई उसको चेक कर रहा है कि कहीं मेरी कोई उसमें गलती तो नहीं है। Then you should be able to write 1.1, 1.2 without any full stop, without any interrogation. Procedure should be same. लेकिन लेटर का साइज जो तुम्हारी नॉर्मल हैंड राइटिंग है, इट शुड बी इन दैट।
तो उसको बोल्ड नहीं करना जो सब पॉइंट लिखते हैं, और जो हम सब पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे वो भी हमें उसको भी अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखना है, पर हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। नो फुल स्टॉप, नो कॉमा शुड बी देयर, और यहाँ पे एब्रिविएशन भी यूज की जाएगी। मेन पॉइंट के साथ एब्रिविएशन नहीं यूज करते। आई विल इंट्रोड्यूस एब्रिविएशन राइट नाउ। तो आई थिंक दिस procedure for writing heading and subheading and title is crystal clear. कोई डाउट है, क्वेरी है तो तुम्हारा बेटे राइट बनता है। ये मुझे आई डोंट वांट टू रिपीट द वर्ड्स, तो इसमें हेजिटेशन फील करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट प्रॉपर नॉलेज। नाउ मूव फॉर एब्रिविएशन। क्या होती है एब्रिविएशन? एब्रिविएशन होता है कि जब हम शॉर्ट ये नोट मेकिंग एक्टिविटी बनाते हैं, कुछ वर्ड्स को हम शॉर्टन करते हैं, उसकी एब्रिविएशन ली जाती हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रिविएशंस हैं, जैसे मिस्टर, VIP, therefore, EG। ये जो एब्रिविएशन है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो इसको ये तो हर कोई यूज करता है, लेकिन यहाँ पे हमें अपनी एब्रिविएशंस डिजाइन करने का राइट बनता है इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। हाउ टू डिजाइन दैट, उसका यू मस्ट नोट डाउन द प्रोसीजर फॉर दैट। स्टूडेंट्स, यू शुड राइट द थिंग, जो पॉइंट तुम्हें लगते हैं लिखने वाले हैं, यू शुड राइट, बिकॉज ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आप एब्रिविएशन कैसे यूज करना बनानी है? एब्रिविएशन के कई बार बच्चे, मैंने नोट किया, स्पेलिंग गलत लिखते हैं। स्पेलिंग का ABBREVIATIONS। तो एब्रिविएशन की इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दी। जब वर्ड्स को शॉर्टन किया जाता है, जब भी हम किसी वर्ड को शॉर्टन करते हैं, उसके पीछे पहला पॉइंट है डॉट जरूर लगे। डॉट के बिना वो इनकम्प्लीट होगा, दैट विल बी इनकम्प्लीट। तो अब प्रोसीजर, देयर आर 2 or 3 प्रोसीजर of designing abbreviation. Suppose word education is there. एक तो बेटे you should keep in mind कि while you are designing abbreviation, the word should be with more than 2 or 3 vowels. बड़ा word होना चाहिए, that should be big word. Small words never require any abbreviation. तो कैसे आपने बनाना है? One procedure is I have to look at the first letters EDU'N। तो और इसके बाद हमें डॉट लेना होगा, या आई कैन टेक फर्स्ट पोर्शन ऑल्सो EDU, और आई हैव टू डिलीट ऑल द वोवल साइंस EDCTN। ये 3 प्रोसीजर होते हैं, बट दिस इज आई थिंक मोर एक्सेप्टेबल बाय एवरीबडी। So should be able to look at this particular point कि एक क्राइटेरिया से हमें अपनी एब्रिविएशन बनाने का राइट, और जो भी हम एब्रिविएशन बनाएंगे, या तो उसके वोवल साइन डिलीट कर देंगे, या उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर हाईलाइट करेंगे, उसको एपोस्ट्रोफी लगा के, या आप इसका फर्स्ट पार्ट भी ले सकते हो EDUN डॉट लगा के, उसका फर्स्ट एंड लास्ट पोर्शन भी ले सकते हो विदाउट एनी एब्रिविएशन। तो आई थिंक आपको एब्रिविएशन बनानी सबको क्लियर हो चुका है कि एब्रिविएशन बनानी कैसे। और अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो आपके पास लिखी होती है एब्रिविएशन, वो तो आप वैसे यूज कर सकते हो जो एज पर रूल्स। तो अब हमें क्या करना है, इनको यूज कैसे करना है? यूज ऑलरेडी मैंने कह दिया कि यू हैव टू यूज दीस एब्रिविएशंस इन सब पॉइंट्स ओनली। आपके पास कोई राइट नहीं है कि इन जो आप एब्रिविएशंस बनाओगे, जो बड़े वर्ड्स होंगे जिसके साथ 2 से ज्यादा वोवल साइन होंगे, उन वर्ड्स की आप जब अगर एब्रिविएशन बनाओगे, उनको आपने कभी भी मेन पॉइंट में यूज नहीं करना। मेन पॉइंट में कभी भी एब्रिविएशन नहीं होता, ना ही उसको टाइटल के लिए यूज करना है, ना वो यूज इट फॉर टाइटल। सिर्फ उसका यूज होगा जो हमारे सब पॉइंट्स बनेंगे। So take care of this particular point in a very sincere way कि सब पॉइंट्स के लिए उनका यूज होगा जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 5
4 और 5 एब्रीविएशन बनाना होता है एंटायर पैसेज। और मैं आपको यही गाइडलाइन दूंगी कि हर जो मेन पॉइंट होगा उसके साथ एक एब्रीविएशन लगाना, उससे ज्यादा मत लगाना, बिकॉज अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग विल बी जस्ट लाइक मेस। फिर वो कंफ्यूजिंग ऑर्डर में अगर कोई पॉइंट होगा, देन आई थिंक things will be in negative order for you also, and I think your knowledge will not be up to mark to look at that point. Next step is, अब मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट भी हाईलाइट कर दिया, सब पॉइंट भी हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी, तो मेरे 3 और 4 पॉइंट्स आई हैव रिटन। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल और स्केल से कॉलम ड्रॉ करना है। उसका सबसे पहले नंबर, फिर एब्रीविएशन यूज, देन वर्ड, नंबर 1 2 3 4, बट आई हैव टू जस्ट लुक एट द कॉलम फॉर दैट, कि एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि मैंने कहाँ कौन सी एब्रीविएशन यूज की है, तो मुझे वहां उस की में हाईलाइट करना होगा। टू मेक एग्जामिनर कंफर्टेबल, आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी और आई हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फिनोमिना। लेकिन जब भी उसका कॉलम बना रहे हो, डोंट ड्रॉ इट रफली, use pencil and scale in a very sincere way. Next step is, what's done of summary. मैंने सारा कुछ कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, so now right now it is time to just convert each and everything into summary. जब मैंने summary बनाना है, उसके लिए मुझे कुछ भी और मटेरियल कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने मेन पॉइंट और सब पॉइंट बनाया था, उसी को मैं सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके आई विल डिजाइन द समरी इन वेरी फ्यू वर्ड्स। वेरी फ्यू वर्ड्स मींस मैक्सिमम 80 वर्ड्स आई विल बी एबल टू यूज, आई मस्ट यूज। अगर मैंने अपने मार्क्स लेने हैं या मैंने अपने आप को हाईलाइट करना है कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज इन अ गुड वे, बट ये ख्याल रखना कि इसमें भी वी जस्ट नो राइट टू यूज एनी एब्रीविएशन। इसको फ्रेजेस में नहीं लिखना समरी को, ना ही कोई समरी को सबटाइटल देना। आपको इसको सब सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है, दैट सेंटेंसेस शुडंट बी ऑर्नामेंटल। जो हमारी डे टू डे स्पीकिंग के होते हैं सेंटेंसेस, डे टू डे स्पीकिंग मतलब 5 और 6 रीडिंग्स के बाद वी विल बी एबल टू लुक एट द पैसेज इन अ वेरी क्लियर वे। ये नहीं कि वही पॉइंट वहां से चुराया और यहाँ लिख दिया। You should be able to design your own sentences. Very simple sentences can be designed very early. After reading and rereading, that will be very easy. Tough नहीं होगा। तो उसको हमने पूरी तरह से पूरे पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा चाहिए होगा, पूरा लिख के we have to just put it in the box. उसके हमें बॉक्स में डाल देना है, लेकिन इसका सब टाइटल कोई नहीं देना कि यहाँ पे भी सब टाइटल दे रहे हैं। That should be done in a very sincere. One more thing you have to look at the thing. मैं लाइव एग्जांपल दूंगी कि ये आपकी आंसर शीट है, करते क्या है हम और करना क्या चाहिए। We have to look at this particular point, what we are usually doing while we are doing this activity and what we should have to do. That is very important point with that. So this is a margin line, suppose, and this is your answer sheet. This is the page 1 of answer sheet and this is page 2 of your answer sheet. So what you have to look at the things, you have started the things, you have written title over this particular point in the center, then you have started writing main point 1,